यस स्टूडेंट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने है। और कोई भी प्लांट है आप जानते हैं उसमें सीड का जर्मिनेशन होता है, देन फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, और फिर उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू होती है, फ्लावर बनता है, फ्रूट बनता है, सीड बनता है, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इस चैप्टर में सिंपल सी बात है कि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी आपसे पूछती है, द लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स ऑफ द सेम ट्री नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशन बट ऑल्सो अपीयर एंड फॉल पीरियडिकली एंड सेम टाइम रिपीटेडली, बार बार ये प्रोसेस होता है। तो आखिर ये क्यों होता है? क्योंकि ये रेगुलेटेड है बेटा। Why does vegetative phase precede flowering in a plant? क्यों किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्शन से पहले, फ्लावरिंग से पहले वेजिटेटिव फेज होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जितने भी प्लांट हैं, ऑल प्लांट्स ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ ए वेराइटी ऑफ टिश्यूज एंड देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, ए टिश्यू ऑन एन ऑर्गन। क्या इनमें कोई आपस में रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। क्या ये जो फंक्शन करते हैं, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनमें कोई आपस में रिलेशन है? बिल्कुल, उसमें भी रिलेशन है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, एक बड़े सोफिस्टिकेटेड व्यू में अगर हम बात करें कि एक जाइगोट से पूरा का पूरा प्लांट डेवलप कर जाता है, तो कोई ये आसान चीज नहीं है। एक रेगुलेशन है, कोऑर्डिनेशन है। देखिए, to begin with, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote या fertilized egg follow a precise and highly ordered succession of event। सारी चीजें जैसे एनिमल में आप पढ़ते हो कि जाइगोट से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो से कंप्लीट बॉडी बन जाती है, उसी तरह से प्लांट में भी ये होता है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म दैट प्रोड्यूसेड रूट, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड एंड इवेंचुअली दे डाई। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ यही है, और वही प्लांट के साथ भी होता है कि प्लांट बनता है, उसके वेजिटेटिव पार्ट बनते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट बनते हैं, एंड फाइनली प्लांट की डेथ हो जाती है। सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। हम एंजियोस्पर्म की बात बेटा यहां कर रहे हैं खाली। तो सीड जर्मिनेट करता है, और जब सीड जर्मिनेट करता है तो सीड कब जर्मिनेट करेगा? द सीड जर्मिनेट्स व्हेन फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। जब ग्रोथ के लिए बढ़िया कंडीशन होगी, सुइटेबल टेम्परेचर होगा, प्रॉपर रेनफॉल होगा, उसके अंदर मॉइस्चर होगा, लाइट मिलेगी। हालांकि जर्मिनेशन के लिए बहुत कम प्लांट्स को लाइट की जरूरत होती है, जिन्हें हम फोटोब्लास्टिक सीड कहते हैं, बाकियों को लाइट की जरूरत नहीं होती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ such favorable condition the seed do not germinate and goes into a period of suspended growth हो जाती है, जिसको हम लोग कई बार dormancy बोल देते हैं। Once favorable condition return, the seed resume metabolic activities and growth takes place। तो unfavorable condition में seed की growth नहीं होती है, इसका development नहीं होता है। हाँ, जब favorable condition आती है तो इसकी growth अपने आप शुरू हो जाती है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको गवर्न करते हैं? दो तरह के फैक्टर हैं, एक इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर है, और दूसरा एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल फैक्टर है। जाहिर है एक्सटर्नल फैक्टर क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, एडाफिक फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये जेनेटिक फैक्टर होते हैं और ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम पहुंचते हैं आगे, एक डायग्राम से एनसीईआरटी ने आपको ये समझाने की कोशिश की है। देखिए यहां पर क्या है, ये सिंपल सा सीड है, एक सीड है, और इस सीड से डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब हम इस सीड से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं सॉइल लाइन पे, ये देखिए दीज स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज कॉटिलेडन। कॉटिलेडन और रूट के बीच का जो पार्ट होता है वो हाइपोकोटाइल होता है। ये पार्ट जब ग्रो करता है तो कॉटिलेडन सॉइल से बाहर आ जाता है। अगर ये इतना ग्रो नहीं करता तो ये नीचे रहता है, ये एपिकोटाइल हुक बनाता है, और आगे सीड कोट है। फिर ध्यान दो, यहां बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, दिस इज द हाइपोकोटाइल पार्ट, ये हो गया कॉटिलेडन, और कॉटिलेडन और ये प्लूम्यूल, ये स्टेम एपेक्स है, इन दोनों के बीच में जो पार्ट है दैट इज द एपिकोटाइल। तो ये आगे जब ग्रोथ होती है तो आप देखिए कि जो कॉटिलेडन है, वास्तव में कॉटिलेडन क्या होते हैं? हम कॉटिलेडन्स को एम्ब्रियोनिक लीव्स बोलते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कि दीज आर एम्ब्रियोनिक लीफ।
एम्ब्रियो की लीव्स होती हैं ये, और उसके बाद फिर ये गिर जाती हैं और प्लांट के अंदर नॉर्मल लीव्स आ जाती हैं। और ये जो नॉर्मल लीव्स हैं, वेजिटेटिव लीव्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस करती हैं और फिर रूट से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होने लगता है। तो दैट इज अ सिंपली बीन का डेवलपमेंट ये होता है। आइए आगे बढ़े। तो अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो व्हाट इज द ग्रोथ? तो ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी, yes, one of the most fundamental and conspicuous characteristic of a living being। सबके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर ग्रोथ होती है, सबके अंदर होती है। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एट, कैसे इसको डिफाइन करें? इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, पूरा ऑर्गन का साइज बढ़ेगा, या इट्स पार्ट, या इवन एन इंडिविजुअल सेल, कोई भी चीज बढ़ रही है तो उसको हम ग्रोथ कहेंगे। जनरली ग्रोथ इज अकम्पेनिड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म तो गलत नहीं होगा। तो दैट अगर इन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, जैसे एक्सपेंशन ऑफ ए लीफ इज ग्रोथ। लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है हाउ यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। तो बेटा ये क्या है? ध्यान रखो, ये ग्रोथ नहीं है, ये क्या है? ये स्वेलिंग हो रही है, इम्बाइबिशन हुआ है वाटर का, इसके कारण हो रहा है। अब प्लांट की ग्रोथ के बारे में कुछ खास बातें आती हैं। क्या प्लांट की ग्रोथ यूनिक है? क्यों? बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड द ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। पूरी जिंदगी प्लांट में ग्रोथ होता है। पहले मेरिस्टम में ग्रोथ होगा तो लेंथ बढ़ेगी, एपिकल मेरिस्टम में, और जब एपिकल मेरिस्टम की ग्रोथ खत्म हो जाएगी तो लैटरल मेरिस्टम होगा, और लैटरल मेरिस्टम से डायमीटर बढ़ता है। तो दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपिटुएट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एनाटॉमी में आपने पढ़ा है। द प्रोडक्ट soon lose the capacity to divide and such cell make of the plant body। जाहिर है ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं परमानेंट सेल्स। तो परमानेंट सेल्स जो हैं उनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem is called ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां आ रहा है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? ओपन होती है, ओपन ग्रोथ होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे आप ये भी पढ़ेंगे क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम के कारण होती है। एक और बड़ी खास बात आती है, क्या प्लांट के अंदर डिफरेंशिएशन भी ओपन है, वो हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं इसको। क्लियर? व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टम सीजेस टू डिवाइड? डज दिस एवर हैपन? देखो, अगर मेरिस्टम डिवाइड नहीं करेगा तो ग्रोथ नहीं होगी, सिंपल सी बात है। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि ये मेरिस्टम कहां कहां होते हैं। तो सीधी सी बात आती है बेटा कि जो एपिकल मेरिस्टम, मैंने भी आपको बताया दो तरह के मेरिस्टम है हमारे पास। एक वो मेरिस्टम है जिसे हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टम। तो ये जो दोनों मेरिस्टम हैं ये लेंथ में इंक्रीज कराते हैं, और ये वाला जो मेरिस्टम है ये डायमीटर में इंक्रीज कराता है। ठीक है? तो यहां एक खास बात आती है, रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम, ये दोनों क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यस, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन लेंथ। ये जो लैटरल है डायमीटर में बढ़ रहा है, ये कौन सी ग्रोथ कराएगा? तो ये ग्रोथ कराता है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है? तो लैटरल मेरिस्टम के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और एपिकल और इंटरकैलरी के कारण प्राइमरी ग्रोथ होती है। तो प्रिंसिपली कॉन्ट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट्स अलोंग देयर एक्सेस। किसका रोल आया? एपिकल मेरिस्टम का आता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, जरा इस डायग्राम से देखिए। ये देखो यहां पर हमारे पास दो मेरिस्टम बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं हमको। एक तो ये है रूट एपिकल मेरिस्टम, एक है शूट एपिकल मेरिस्टम। इन दोनों के कारण लेंथ इंक्रीज करती है। क्या इंक्रीज करती है? इन दोनों के कारण लेंथ इंक्रीज करती है। लेकिन ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है इनके कारण क्या होगा? इनके कारण इसका डायमीटर इंक्रीज करेगा। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, you also know that in dicot plants and gymnosperm the lateral meristem, vascular cambium and core cambium appear later in life। ये वाला ये बाद में बनता है, and there are the meristem
ये जो मेरिस्टम है कौन कौन से, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम अगर आपको याद हो तो ये अपने बाहर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी जाइलम और अपने अंदर की तरफ ये बनाता है, सॉरी रिवर्स केस हो गया है, क्या क्या होगा बेटा, यहां पर ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है, मैं अगर आपको फिर से समझाऊं, वैस्कुलर कैम्बियम अपने बाहर की तरफ बनाता है सेकेंडरी फ्लोएम, जबकि अंदर की तरफ ये बनाता है सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो दीज आर द मेरिस्टम दैट cause the increase in the girth of the organ in which they are active. This is known as secondary growth of the plant. तो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम है, ये कौन सी ग्रोथ करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। ये जो सेकेंडरी वैस्कुलर कैम्बियम है या कॉर्क कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम जो बाद में लाइफ में आते हैं, वो कौन सी ग्रोथ करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। तो पॉइंट समझ में आया ना। प्राइमरी ग्रोथ कौन करेगा, रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ कौन करेगा, वैस्कुलर कैम्बियम करेगा और कॉर्क कैम्बियम करेगा। क्लियर। ग्रोथ इज मेजरेबल, हाँ भाई, ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अब इस प्रोटोप्लाज्म को कैसे मेजर करें, इसकी ग्रोथ को कैसे मेजर करें, बहुत मुश्किल काम होता है। तो सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शन टू इट। कैसे करें भाई, तो बहुत सारी चीजें आती हैं जिससे हम इस ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं भाई, ध्यान दीजिए। तो ग्रोथ इज मेजर्ड बाय ए वैरायटी ऑफ पैरामीटर, खूब सारे पैरामीटर हैं और आप उन पैरामीटर से आप मेजर कर सकते हो। इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर, इनसे हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक एग्जांपल आता है, वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। इसी तरह से वाटरमेलन की जो सेल होती है, सेल्स इन अ वाटरमेलन इट मे इंक्रीज कितना टाइम, 3,50,000 टाइम बड़ी हो सकती है। ये दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द फार्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन सेल नंबर और दूसरे वाले में इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल है। तीसरा, जब पॉलन ट्यूब बनती है तो उसकी ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ ऑफ ए पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ लेंथ, कितनी लंबाई बढ़ी है। इसी तरह कोई लीफ है तो उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट द ग्रोथ ऑफ ए डॉर्सिवेंट्रल लीफ। तो कौन कौन सी चीजें हुई हमारे सामने, हम लेंथ वेट से मेजर कर सकते हैं, पहला तरीका है। और वेट से मेजर करें तो बताओ फ्रेश वेट ज्यादा अच्छा तरीका है या ड्राई वेट, ड्राई वेट। वाई ड्राई वेट इज बेस्ट वे, क्योंकि जो फ्रेश वेट है, फ्रेश वेट डिपेंड्स ऑन द वाटर क्वांटिटी, जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा फ्रेश वेट होगा, लेकिन जो ड्राई वेट है वो उस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा, लेंथ हो सकती है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम और सेल नंबर हो सकता है। आइए बात करते हैं कि सब फेजेस क्या क्या हो सकते हैं ग्रोथ के। तो जब हम लोग ग्रोथ के फेजेस की बात करते हैं तो जनरली यहाँ हमारे पास 3 फेजेस आते हैं। आपको पता ही है, आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ रखा है, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, एलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। तो वही 3 फेज है। देखो ये डिटर्मिनेशन, ये एक डायग्राम है सीड का जहां ग्रो कर रहा है। यहां उस जोन की बात की गई है, डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ एलोंगेशन बाय पैरेलल लाइन टेक्निक। आप देखिए इस यहां पर ये जो ABCD है, जस्ट इसके पीछे वाला यहां मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है और EFG में ग्रोथ जो है वो कम है, सबसे ज्यादा ग्रोथ यहां पर है। तो ये डायग्राम यही बता रहा है कि कौन से पार्ट में ग्रोथ ज्यादा होती है। ध्यान दीजिए, 3 फेजेज हैं हमारे पास ग्रोथ के, मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने रूट टिप ले रखी है। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल बोथ एट द रूट एपेक्स एंड द शूट एपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। जहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड करती जाएंगी, कैसे पहचानेंगे, द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, possess large conspicuous nuclei, their cell wall primary in nature, कभी भी इनमें सेकेंडरी नहीं होगी, कोई डिपोजिशन नहीं होगा, these are primary in nature, thin and cellulosic with abundant plasmodesmata connection. This is a very important point
और ये एज सच नीट में पूछा जा चुका है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल की खास बात क्या है कि प्राइमरी इन नेचर होती है इनकी सेल वॉल, थिन है, सेलुलोज की बनी है और प्लाज्मोडेस्मेटा बहुत है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? फाइन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, जिनसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। उसके बाद द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस जोन आएगा सेल इलोंगेशन जोन। इसके पास जो जोन आएगा वो कौन सा जोन आएगा बेटा? इलोंगेशन जोन आ जाएगा। तो मेरिस्टेमेटिक जोन के पास का जो जोन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट जोन? मेरिस्टेमेटिक जोन के पास का जो जोन है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा फेज ऑफ इलोंगेशन में आ जाएगा। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, यहां वैक्यूल बनेंगे। फिर सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल्स इन दिस फेज। वैक्यूल बनेगा। वैक्यूल से क्या फायदा होता है? वैक्यूल इज द स्टोर हाउस, यहां वाटर स्टोर होगा, दूसरी चीजें स्टोर होंगी। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज। इसके बाद एपेक्स पर जब बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा फेज ऑफ इलोंगेशन, लाइज द पोर्शन ऑफ एक्सेस विच इज अंडरगोइंग द फेज ऑफ मैच्योरेशन। यानी इलोंगेशन मेरिस्टेमेटिक और मैच्योरेशन के बीच में है। आइए, इस लास्ट जोन की जो सेल है मैक्सिमम साइज हो जाता है इनका, वॉल थिकनिंग हो जाती है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, जिस तरह की सेल होती है। देखो मैच्योरेशन मतलब क्या? सेल पर्टिकुलर काम को करने के लिए डिफरेंशिएट हो जाती है या मैच्योर हो जाती है। तो वट एवर देयर फंक्शन, जैसा मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड सेल टाइप यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस रिप्रेजेंट दिस फेज। पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, जाइलम है, फ्लोएम है, व्हाटएवर, ये जो कुछ भी है वो सब क्या बना देते हैं बेटा? तो वो कोई भी जो सेल है वो यही होती है। पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, सब मैच्योर जोन। आइए ग्रोथ रेट की चर्चा करते हैं। तो आपने पीछे भी ध्यान दिया है, यस, दो तरह की ग्रोथ होती है। क्या भाई? इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी ग्रोथ हो रही है। द रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। दो तरह की देखो ग्रोथ होती है। कौन कौन सी? एक अर्थमेटिक और एक जियोमेट्रिक। दोनों ग्रोथ में डिफरेंस देखना। अर्थमेटिक ग्रोथ में जो सेल बन रही है इसमें एक सेल मेरिस्टेमेटिक रहती है। ये जैसे देखो दो सेल बनी, तो ये जो दो सेल बनी तो उसमें एक परमानेंट हो जाती है और एक डिवीजन करती है। तो एक बार में एक सेल बढ़ती है बेटा। कितनी बढ़ती है? एक। जैसे देखो यहाँ एक सेल है तो यहाँ दो हुई, तो यहाँ तीन हो गई, तो यहाँ चार हो गई, तो यहाँ पांच हो गई। लेकिन जियोमेट्रिक में क्या होता है? एक, फिर दो, दो से चार, चार से आठ और आठ से 16। मल्टीपल, बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। तो दैट इज जियोमेट्रिक ग्रोथ। जो भी सेल बनेगी वो भी डिवाइड करेगी, और जब वो भी डिवाइड करेगी तो क्या होगा? बहुत तेजी से नंबर बढ़ता चला जाता है। अब अगर हम एक सिंपल जाइगोट की बात करें, एनसीईआरटी ने जो आपको डायग्राम दिया है थोड़ा ध्यान दीजिए। जब जाइगोट होता है तो वहां इनिशियल फेज में पूरा डिवीजन होता है, सारी सेल डिवाइड करते हैं। तो देखो ये डिवाइड किया तो दो सेल, फिर चार सेल, फिर आठ सेल, और उसके बाद देखो ये वाला डिवीजन केवल इस जगह है, सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन, और बाकी जो हैं वो लूज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। तो इनिशियल जो ग्रोथ फेज हो रहा है वो कैसा है भाई? वो जियोमेट्रिक फेज होता है, और उसके बाद डिवीजन की जो पावर है वो कहां गई? केवल एपिकल पार्ट में होती है, बाकी पार्ट परमानेंट हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब हम इसे किसी ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो देखो दो तरह की ग्रोथ पड़ी थी ना। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम जिस ग्रोथ की ग्रोथ जो हमारी अर्थमेटिक ग्रोथ थी। अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है? कांस्टेंट रेट से ग्रोथ होती है। देखो यहां पहले कोई सेल नहीं, तो सेल धीरे धीरे स्टार्ट होगी, और फिर आप देखिए एक कांस्टेंट रेट से ग्रोथ हो रही है। ये देखो कांस्टेंट रेट। तो इन अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। बताया था ना आपको। फिर क्या हुआ? सिंप्लेक्स एक्सप्रेशन इसका क्या हो सकता है? रूट इलोंगेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट। जब हम इसको ग्राफ प्लॉट बनाते हैं तो आप देख रहे हैं ना कैसा ग्राफ बन रहा है? एक लीनियर कर्व ऑब्जर्व होता है, लीनियर कर्व, और एक्सप्रेस करते हैं तो कैसे? मैथमेटिकली LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। LT लेंथ है टाइम t, L0 इनिशियल, एंड R मतलब ग्रोथ रेट या पर यूनिट टाइम। अब देखो, अब जरा हम जियोमेट्रिक ग्रोथ देखते हैं।
ज्योमेट्रिक ग्रोथ मैंने भी बताया था, इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो लैग फेज, फिर उसके बाद बहुत रैपिड होता है जिसको लॉग एक्सपोनेंशियल फेज बोला जाता है, और उसके बाद एक जो बड़ी बात यहां आ रही है, हियर बोथ द प्रोजेनी सेल फॉर्मिंग माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। आपने देखा था यहां क्या बात आई, यहां आपने ऊपर देखा था कि दो सेल बनती हैं, उसमें से एक ही डिवीजन करती है, एक मैच्योर हो जाती है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां दो सेल बनेंगी और दोनों ही डिवाइड करेंगे, इसीलिए बहुत तेजी से डिवीजन होता है। आइए देखिए क्या होता है। तो जब हम इसका कोई ग्राफ बनाते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ इसका देखिए जब बनता है, तो यहां क्या खास बात आती है भाई, जब लगातार ये डिवाइड करेगी, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा ना जब न्यूट्रिएंट लिमिटेड हो जाएंगे। तो हाउएवर क्या लिखते हैं एनसीईआरटी, विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई द ग्रोथ स्लो डाउन लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज। तो जब हम यहां पर एक कर्व बनाते हैं तो देखो कैसा बन गया, सिग्मोइडल कर्व बन गया। इसमें ये इनिशियल लैग फेज हो गया, फिर एक्सपोनेंशियल हो गया, फिर थोड़ा डिक्लाइनिंग हो गया, और फिर एक स्टेशनरी फेज हो गया। तो इस सिग्मोइडल कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, क्योंकि कभी भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं। तो यही जो सिग्मोइडल ग्रोथ है, यही ग्रोथ हमको नजर आती है। ठीक है, इसका जो हम ग्रोथ कर्व जब लेते हैं तो क्या आता है फॉर्मूला, W1 इज इक्वल टू W0 e की पावर RT, बहुत तेजी से, और यहां जिसमें R ग्रोथ रेट है और ये बेस ऑफ लॉगरिथम है। एक बात समझने वाली, R is the relative growth rate and is also the measure of the ability to plant to produce new plant material. हाँ, मतलब refer to as efficiency index। तो ये जो R है जिसको ग्रोथ रेट बोला गया, एक बहुत प्यारा शब्द भी यहां पर हम इसके लिए यूज करते हैं, हम इसे कहते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स, क्योंकि यही वो इंडेक्स है जिससे ये अपनी नया मटेरियल बनाता है। तो अब यहां पर देखो जो एफिशिएंसी इंडेक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक ग्रोथ की बात और आती है, कई बार हम जब रिप्रेजेंट करते हैं ग्रोथ को तो दो तरह की ग्रोथ आती है, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ आती है, एक रिलेटिव ग्रोथ आती है। तो देखो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन की जब हम बात करें, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन बी मेड इन टू वेज। कौन कौन सा, मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम को क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ। फिर the growth of the given system per unit time expressed on a common basis, मतलब इनिशियल पैरामीटर के हिसाब से कितनी ग्रोथ हुई है उसको ग्रोथ हम बोलते हैं कैसे, रिलेटिव ग्रोथ। तो दो तरह की ग्रोथ आ रही है, एक आ रही है एब्सोल्यूट ग्रोथ और दूसरी आ रही है रिलेटिव ग्रोथ। ध्यान दीजिए, जैसे ये दो लीफ हैं, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की है और ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की, दोनों में ग्रोथ हो रही है। यहां पे क्या हुआ है, 5 से 10 हो गया है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ लीफ ए तो कितना हुआ है बेटा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई पहले 5 था, 5 से 10 हो गया, 5 हुआ है। एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ लीफ बी कितनी है, तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि ये 50 से 55 हो गई है। तो देखो दोनों लीफ की जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो सेम है, यानी अगर मैं बताऊं कि एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ ए इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ बी, तो ये बिल्कुल सही होगा। क्लियर। लेकिन जब हम रिलेटिव ग्रोथ पे आएंगे तो ये 5 से 10 हुई है, यानी कितने परसेंट ग्रोथ हो गई है, 100% ग्रोथ हो गई है। और यहां 50 से 55 हुई है, यानी ओनली 10% ग्रोथ हुई है। तो रिलेटिव ग्रोथ की बात करते हैं तो रिलेटिव ग्रोथ ऑफ ए इज फार ग्रेटर देन रिलेटिव ग्रोथ ऑफ बी। समझ में आ रहा ना, क्योंकि रिलेटिव ग्रोथ ए की कितनी है, 100%, 5 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है, और जबकि यहां कितना है 50 से 55, यानी केवल 10% ग्रोथ पड़ी है। समझ में आ गया ना। तो दैट इज द ग्रोथ इंडेक्स। तो इसमें देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ कई बार सही नहीं होता है, रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा अच्छा मेजरमेंट होता है। आइए आगे बढ़े। अब जो हम इसकी चर्चा करते हैं
तो कंडीशंस फॉर ग्रोथ, आखिर ग्रोथ के लिए कंडीशंस क्या आती, तो सब जानते हैं भाई ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए, है ना। तो देखो सबसे पहली बात क्या आई, क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इसेंशियल एलिमेंट फॉर द ग्रोथ। न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो नया मटेरियल नहीं बनेगा, वाटर नहीं मिलेगा तो इलोंगेशन नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये तीनों चीजें बहुत ही जरूरी हैं। द प्लांट सेल ग्रोज इन साइज बाय सेल इनलार्जमेंट विच रिक्वायर्स वाटर, क्योंकि उसके कारण प्लांट कैसा हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। अब टर्जिड हो गया तो वैक्यूल बन जाएगा और इलोंगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो ग्रोथ अपने आप होगी। दस प्लांट ग्रोथ फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक टू द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, अगर वाटर है तो एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, वो मीडियम देगा। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ। लो भैया, इसके लिए भी वाटर जरूरी है। तीसरा, ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी ग्रोथ एक्टिविटी, क्योंकि जब ऑक्सीजन होगी तब यहां पर जो रेस्पायरेशन होगा वो कौन सा रेस्पायरेशन हो जाएगा बेटा, एरोबिक रेस्पायरेशन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो एरोबिक रेस्पायरेशन होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिएंट्स अगर हैं तो आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड आल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये बहुत जरूरी होते हैं। अब इसके अलावा ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज इज आल्सो एसेंशियल फॉर ग्रोथ। हाँ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो परेशानी, बहुत कम टेम्परेचर हो गया तो परेशानी। एनी डेविएशन, कोई डेविएशन होती है तो सर्वाइवल को खतरा हो जाता है, हम सबको पता है। इन्वायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट एंड ग्रेविटी आल्सो इफेक्ट दिस। लाइट के कारण फोटोट्रोपिज्म होती है, ग्रेविटी के कारण जियोट्रोपिज्म हो जाती है। जो रूट है, रूट किधर ग्रोथ करती है बेटा, ग्रोथ जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है। प्लांट का अपर पार्ट किधर की तरफ ग्रो करता है, वो लाइट की तरफ ग्रो करता है, फोटोट्रोपिज्म शो करता है। तो स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म करता है, रूट पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म करता है। तो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ। आइए अब अगली बात पे आते हैं हम लोग। 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। क्या है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, जरा समझिएगा। मेरिस्टेमेटिक सेल से डिफरेंशिएशन पहले क्या होता है, मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। मेरिस्टेमेटिक से, मान लो ये मेरिस्टेमेटिक सेल है और इससे बन गई परमानेंट सेल, प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस होगा डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिएगा, this one, the cells derived from root apical and shoot apical meristem and cambium differentiate and mature to perform a specific function, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट किसी काम को करने के लिए हुआ है तो क्या होगा, सेल अंडरगोज फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। एक एग्जांपल लिया इन्होंने किसका, ट्रैकेरी एलिमेंट का। क्या होता है ट्रैकेरी एलिमेंट बेटा, ट्रैकिड होता है। इसमें क्या होता है, इसकी जो वॉल है, वो जो सेल वॉल है वुड लॉस द प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल जो होती है ना लिग्निन की हो जाती है, सेल के अंदर से पहले प्रोटोप्लाज्म खत्म हुआ। दे ऑल्सो डेवलप ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। समझ में आया। तो जो ट्रैकेरी एलिमेंट बना, काम क्या है उसका, ट्रैकेरी एलिमेंट का काम है वाटर का कंडक्शन करना। तो जिस सेल का जैसा काम होता है उस काम के हिसाब से वो डिफरेंशिएट हो जाती है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए, प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड अगेन एंड कैन regain the capacity of division under certain condition, इसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। तो व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन, प्राइमरी परमानेंट सेल जो है, अगर प्राइमरी परमानेंट सेल से बन जाए क्या, बन जाए सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। परमानेंट से क्या बन गया, मेरिस्टेम बन गया। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल।
बात समझ में आई नहीं आई? फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल से मेरिस्टेमेटिक सेल बन गई। मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनी, क्या बोला? डिफरेंशिएशन। फिर परमानेंट से मेरिस्टेम बना, क्या बोला? डी डिफरेंशिएशन। अब ध्यान दो, अब इसके बाद इससे क्या बनेगा? इससे होगा रीडिफरेंशिएशन, यानी अब जो सेल बनी है वो अगेन फिर से डिफरेंशिएट होंगी। तो ध्यान दीजिए क्या खास बात आ रही है भाई? Such meristem tissues are able to divide and produce cells that once again lost the capacity of division and they mature to perform a particular function, और इसको क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन में क्या हुआ? रीडिफरेंशिएशन में जो सेकेंडरी मेरिस्टेम था इससे बन गई सेकेंडरी परमानेंट सेल्स। समझ में आया? सेकेंडरी परमानेंट फिर से परमानेंट बन गई। अब इनके कुछ पार्ट पूछता है कि भाई वुडी डाइकॉट में आप बता सकते हो कौन कौन से वो टिश्यू है जो सेकेंडरी परमानेंट है? हाँ बता सकते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है कॉर्क, दूसरा होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये दोनों जो हैं ये बनते हैं किससे? ये दोनों के दोनों बनते हैं कॉर्क कैम्बियम से। कॉर्क कैम्बियम से बन जाते हैं ये। समझ में आ गया ना? दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात और यहाँ एनसीईआरटी कहती है क्या, कि जैसे हमने देखा कि ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन, मतलब इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, वी मे से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ऑलवेज ओपन। पीछे बताया था ना मैंने, दोनों केस हो सकते हैं। यानी प्लांट के केस में जो ग्रोथ है, ग्रोथ तो ओपन है आपने पढ़ लिया, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी यहाँ कैसा होता है? ओपन होता है। तो ग्रोथ भी ओपन है, डिफरेंशिएशन भी। क्यों? बिकॉज सेल्स एंड टिश्यू arising out of the same meristem have different structure at maturity। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसका फंक्शन, और इसलिए वो क्या करता है? वो उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है ना भाई? तो जैसे एग्जांपल देता है, सेल पोजीशनड अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट एज रूट कैप सेल व्हाइल दोज पुश्ड टू द पेरीफेरी मैच्योर एज एपिडर्मिस। जहां जिसकी पोजीशन है ना, जो काम करना होता है उस काम को करने के लिए जो सेल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं। आइए अगली बात चर्चा करते हैं डेवलपमेंट की। सो व्हाट इज डेवलपमेंट? बड़ी प्यारी बात आती है, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिए, यहां डेवलपमेंट को क्या बोला गया है? डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंडिकेट्स ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गो थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेनेसेंस। सीड के जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक जितनी भी स्टेज है उस सबको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डेवलपमेंट। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे भाई, इसको कैसे एनसीईआरटी ने आपको समझाया। ये देखिए ये डेवलपमेंट है। यहाँ देखो सबसे पहले सेल्स कैसी होती हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, आप जानते हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब इस मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर क्या होगा? प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा, फिर ये आगे जाकर सेल को डिवाइड कर देगी, फिर डिवीजन। तो ये लगातार चलता रहेगा। मेरिस्टेमेटिक सेल में यही होना है क्या? प्लाज्मा बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी इसकी, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, और डिवाइड हो जाएगा। पढ़ा था ना सेल डिवीजन में, लगातार। लेकिन जिनको आगे बढ़ना है उनमें इलोंगेशन होगा, डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन होगा, और फाइनली मैच्योर सेल बन जाएंगी। ये जो मैच्योर सेल है एक समय के बाद इनमें सेनेसेंस होगा एंड अल्टीमेटली डेथ टेक्स प्लेस। तो देखो डेथ को हमने डेवलपमेंट में शामिल नहीं किया है। डेवलपमेंट कहाँ से? सीड के जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक की स्टेज को बोलते हैं। क्लियर? एक और मजेदार बात आती है प्लांट्स में। प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप के पाथवेज दिखाता है इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट या लाइफ साइकिल की कंडीशन के बेस पे। तो प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ to form different kind of structure. This ability is called plasticity. Confuse मत होना, plasticity है।
मतलब ये जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसी हो जाएगी, या जैसी ग्रोथ स्टेज है वैसा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें एग्जांपल आता है हेट्रोफिली, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर। इन तीनों में क्या होता है, देखो ये जुनाइल लीफ है और ये मैच्योर लीफ है। तो जो जुनाइल लीफ है वो एडल्ट लीफ से बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ जुनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम द मैच्योर प्लांट, ठीक है। जबकि दूसरे में देखो क्या हुआ, अगला केस अगर हम बात करें इन्वायरमेंट वाले में, यहां क्या हुआ, ये दूसरा केस है, किसमें मिलता है आपको ये केस मिलता है बटर कप में। क्या खास बात है, difference in shape of leaf produced in air and those produced in water in buttercup also represent the heterophyry development due to environment। तो दो चीजें हो गई ना, यहाँ प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल क्या है, हेट्रोफिली। इसमें ये पहले वाले में क्या है, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर। दूसरा वाला किसका एग्जाम्पल है, बटरकप। बटरकप को क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है रेननकुलस। तो देखो जो पानी में मिलता है एक्वेटिक हैबिटेट वो डिसेक्टेड लीफ होती हैं, जो टेरेस्ट्रियल लीफ है वो नॉर्मल लीफ होती हैं। तो शेप भी अलग हो जाते हैं ड्यू टू या तो ग्रोथ स्टेज के कारण, जुनाइल अलग एडल्ट अलग, और या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिट और एक्वेटिक हैबिट के कारण, एंड दैट प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज प्लास्टिसिटी। वेरी गुड, आइए आगे बढ़े। अब जो ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ किस चीज पर डिपेंड करती है, आखिर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो दस ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट की लाइफ में बहुत क्लोजली ये इवेंट होते हैं। डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने भी आपको बताया था कि डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, इन दोनों के सम को कहते हैं। फिर आइए, डेवलपमेंट में बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होगा, ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर से रेगुलेट करेंगे। कौन कौन से हो जाएंगे भाई, इंट्रिंसिक फैक्टर में इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों हो जाते हैं। इंट्रासेलुलर कौन आता है भाई, इंट्रासेलुलर आता है जेनेटिक फैक्टर, और इंटरसेलुलर कौन आते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आते हैं। जबकि एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आपके कौन आएंगे, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन आ जाएगा। तो जो डेवलपमेंट है उसके दो फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में दो, इंट्रासेलुलर जेनेटिक मटेरियल, इंटरसेलुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और एक्सट्रिंसिक में बाहर की चीज़ें, यानी लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, ऑक्सीजन हो गई, वाटर हो गई, ये सारे। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी इंटरनल फैक्टर्स की। व्हाट इज द नेम ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो इनको बहुत सारे नाम है बेटा, इनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोले, इनको हम फाइटो हार्मोन बोले, कुछ भी बोले इनको, ये क्या है। सो दीज आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन, डिफरेंट टाइप का कॉम्पोजिशन है। कैसा, दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, या एडिनिन डेरिवेटिव है N6 फॉर्फ्यूरिलअमीनोप्यूरिन काइनेटिन जिसको बोलते हैं, या डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड है, कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव कौन है, ABA है, या टर्पीन डेरिवेटिव है, जिब्रेलिक एसिड हो गया, और या फिर गैस है कौन है, इथाइलिन। तो 5 हैं ये, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ABA और इथाइलिन, और पांचों का नेचर आप देख रहे हैं अलग अलग होता है। These are variously described as plant growth substances, plant hormone, phytohormone और simply plant growth regulator। Different नाम है इनके। अब भाई इसको डिवाइड कैसे करें बेटा, तो देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को मेनली दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्रोथ प्रमोटर होते हैं और दूसरे इनहिबिटर होते हैं। तो ध्यान दीजिए, divided into two groups based on their function of living plant body। One group of PG are involved in growth promoting activity। कौन कौन सी, cell division, cell enlargement, pattern formation, tropic growth, flowering, fruiting, seed formation।
सब जो ग्रोथ को प्रमोट करें। कौन कौन हो जाएंगे ये? तो इनको हम एक और नाम भी देते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। कौन कौन है ये? ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। 3 तो हो गए प्रमोटर। चलो सर, अब जरा इनहिबिटर की बात कर रहे हैं। अनदर है जो रेस्पॉन्स टू वाउंड एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एबायोटिक ऑर्गन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटरी एक्टिविटीज। कौन कौन सी? सच एज डोरमेंसी एंड एब्सिशन। तो इसमें कौन आएंगे? एब्सिसिक एसिड आ जाएगा, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, अब एक और बचा, कौन? इथाइलिन। उसको किस में रखेंगे? द गैसियस हार्मोन इथाइलिन कुड बी फिट ईदर ऑफ द ग्रुप बट इट इज लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी। याद रखना, लार्जली ये क्या है? लार्जली ये इनहिबिटर है। तो ग्रोथ प्रमोटर हो गए, ग्रोथ इनहिबिटर हो गए। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये है ग्रोथ प्रमोटर। इथाइलिन क्या है? ये प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी है। ठीक है, और ABA क्या है? दैट इज ओनली इनहिबिटर। आइए, अब इनकी डिस्कवरी बड़ी मजेदार है भाई। कैसे? सबके सब जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, सबकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल है। ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप ऑफ PGR हैव बीन एक्सीडेंटल डिस्कवर्ड। यस, सब एक्सीडेंटल। चलो शुरुआत करते हैं चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन की। इन्होंने देखा कि साहब कोलियोप्टाइल जो कैनरी ग्रास की है वो यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन जब हम डालते हैं तो लाइट की तरफ मुड़ जाता है। ये देखो, लाइट सोर्स की तरफ बेंड हो जाता है। क्लियर? तो ये जब कट कर दिया इसको तो नहीं बेंड हुआ, जब तक कट नहीं किया था तो बेंड हो गया। देखो ये ए एक्सपेरिमेंट में बेंड हो गया, यहां कट किया तो नहीं किया, और कट पार्ट जब वापस दोबारा रख दिया तो फिर से बेंड हो गया। मतलब यहां कुछ ऐसा है जो इसको बेंडिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? इट वॉज कंक्लूडेड दैट टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वॉज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ इंटायर कोलियोप्टाइल। कुछ ना कुछ ऐसा टॉप पर है, क्योंकि जब टॉप कट किया तो बेंडिंग नहीं हुई, बाद में हो गई। तो फिर ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड बाय FW वेंट फ्रॉम कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ध्यान दो, डार्विन ने किस पे काम किया? कैनरी ग्रास पे काम किया, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। और आइसोलेट किससे किया गया? वेंट ने किससे किया? कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ऑक्सिन आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब जिब्रेलिन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो जब जिब्रेलिन की डिस्कवरी पे पहुंचते हैं तो क्या हुआ? जापान के फॉर्मोसा में एक डिजीज देखी गई राइस प्लांट पर। द बेकिन या फुलिस सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग वर कॉज्ड बाय अ फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इससे एक डिजीज मिली। कुरोसोवा साहब ने क्या किया? 1926 में रिपोर्ट किया कि द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम ऑफ द डिजीज इन राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस। क्या मतलब? मतलब इस फंगस का जब हमने फिल्ट्रेट लिया और उसे हेल्दी प्लांट पर डाला तो उसमें भी डिजीज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, द एक्टिव सब्सटेंस वॉज लेटर आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड। तो इस तरह से डिस्कवरी हो रही थी कि भाई राइस का प्लांट लंबा क्यों हुआ, और फाइनली डिस्कवरी किसकी हो गई? जिब्रेलिक एसिड की हो गई। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे में स्कूग एंड मिलर ने क्या किया? स्कूग एंड कोवर्कर्स ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम ऑफ द कैलस। कैलस पता है ना? व्हाट इज द कैलस? ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, टिश्यू कल्चर में जनरली बनता है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोलिफरेशन इसका तब होगा जब हम ऑक्सिन के साथ न्यूट्रिएंट मीडियम में कुछ चीजें सप्लीमेंट करेंगे। क्या क्या सप्लीमेंट करेंगे? इन्होंने बताया कि भाई ऑक्सिन के साथ या तो एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू मिला दो, या ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाल दो, या कोकोनट मिल्क डाल दो, या DNA। 4 में से कोई एक चीज मिलनी चाहिए। या तो वेस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट, या ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, या DNA, या कोकोनट मिल्क, तभी ये प्रोलिफरेट करेगा। फाइनली मिलर ने 1955 में आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग सब्सटेंस, और उसको नाम क्या दिया इन्होंने? काइनेटिन।
तो मिलर ने देखो, बात चल रही थी टिश्यू कल्चर की, और डिस्कवर क्या हो गया, काइनेटिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। लास्ट में देखो और मजेदार बात आती है, क्या, एबीए की। ड्यूरिंग मिड 1960s दुनिया के 3 डिफरेंट कंट्रीज में 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया और 3 डिफरेंट कंपोनेंट लिया। इनहिबिटर बी मिला, एब्सिशन सेकेंड एंड डॉर्मिन, 3 मॉलिक्यूल, इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकेंड और डॉर्मिन। और बाद में क्या पता चलता है कि ये सबके सब केमिकली आइडेंटिकल हैं और इनको नाम कर दिया गया ABA। आइए 5वां हार्मोन, कजिन साहब। क्या देखा कजिन ने, एचएस कजिन 1910 कंफर्म दैट release of a volatile substance from ripened oranges that hastened the ripening of stored unripened banana। हाँ भैया, क्या हो गया, ऑरेंजेस से, जो राइपेंड ऑरेंजेस थे ना, उनसे गैस निकली और उस गैस ने बनाना को राइपेंड कर दिया, पका दिया। बाद में पता चला कि लैटर वोलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन, ए गैसियस पीजीआर। तो आप देख रहे हैं 5 के 5 जो पीजीआर थे एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गए। आइए एक एक का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ते हैं, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सिन। ध्यान देना, ऑक्सिन का नाम ऑक्सिन क्यों पड़ा, तो एक ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है, टू ग्रो। ऑक्सिन, टू ग्रो, वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, हेट्रोक्सिन बोलते थे उसको, एनसीईआरटी ने नहीं दिया नाम, तो ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले आया। फिर द टर्म ऑक्सिन अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज। इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड जैसे प्रॉपर्टी रखने वाले जितने भी नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड थे उन सबको ऑक्सिन बोल दिया गया। समझ में आ गया। अब देखो यहां पर क्या है, दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग एपिसेस ऑफ द स्टेम एंड रूट फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। कौन कौन से हैं भाई, 2 तरह की देखो चर्चा आती है, क्या, ऑक्सिन लाइक IEA एंड इंडोल ब्यूटरिक एसिड, दीज आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये कैसे हो गए बेटा, ये तो हो गए नेचुरल। दूसरे NAA और 2,4-D ये कैसे हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन है। तो 2 हो गया नेचुरल और 2 हो गया सिंथेटिक। समझ में आ गया ना। नेचुरल ऑक्सिन कौन कौन से बच्चे, नेचुरल ऑक्सिन जो हैं, नेचुरल ऑक्सिन हो गए इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटरिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सिन कौन से हो गए, NAA हो गया नैफ्थलीन एसिटिक एसिड और हो गया 2,4-D हो गया। समझ में आ गई ना बात। ऑल दीज ऑक्सिन्स हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। बहुत यूज आते हैं। क्या फंक्शन है, नंबर से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। पहला, दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, बहुत यूज किया जाता है। कट करो, ऑक्सिन डालो और रख दो, उसमें रूट बन जाएगा। सेकंड, ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तीसरा, दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट देयर एब्सिशन एट लेटर स्टेज। तो 3 बातें हो गई ना। पहला, रूटिंग हार्मोन है। दूसरा, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्रमोट करता है। और तीसरा, अर्ली स्टेज में लीफ फॉल को रोकता है, फ्रूट फॉल को रोकता है, लेकिन बाद में उसे प्रमोट कर देता है। चौथा, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स। जिसको कहा गया एपिकल डोमिनेंस। अगर एपेक्स पर बड है तो लैटरल बड ग्रो नहीं करेगी। किसके कारण, ऑक्सिन के कारण। तो क्या करें साहब, रिमूवल ऑफ शूट टिप यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ दिस बड। जो एपेक्स पर बड है ना, मान लो जैसे ये एपेक्स पर बड, इसको कट कर दिया, तो इसको जो हम कट कर देंगे, कट करके हटा देंगे जब, तो ये जो लैटरल बड्स हैं ये डेवलप हो जाएंगे।
और जब तक ये एपेक्स पर बढ़ रहेगी तब तक डेवलप नहीं करेंगे। तो इसको हमने वाइडली यूज किया ट्री प्लांटेशन और हेज मेकिंग में। क्यों? क्योंकि हेज में भी हमें नंबर ऑफ ब्रांचेस चाहिए, ट्री प्लांटेशन में भी जितनी ज़्यादा ब्रांचें होंगी उतनी ज़्यादा लीफ मिलेगी, उतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। चलो भाई, अब अगली बात पे पहुंचते हैं। तो ये देखिए, ये निक्सेम्पली डायग्राम से इन्होंने बताया है किस तरह से ये काम किया गया। देखिए यहाँ क्या हुआ, अगर ये एपिकल बड है, सब दिस इज एपिकल बड, तो जब तक ये एपिकल बड है तब तक लैटरल बड ग्रो नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही इसको देखो कट किया, डीकैपिटेट करके हटा दिया, ये देखो यहां पर बड ग्रो करने लग गई। सो दैट इज द एपिकल डोमिनेंस। सेकंड पॉइंट, ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट हो गया? फोर्थ। पांचवा पॉइंट क्या हुआ है? 2,4-D यूज्ड एज हर्बिसाइड। अरे भैया ये क्या करता है? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, डाइकॉट को किल करता है और मैच्योर मोनोकॉट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई क्या करें? तो इससे गार्डनर ने वीड फ्री लॉन्स बनाए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिरी बात होती है कि इट कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। समझ में आ गई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले हार्मोन की तरफ जिसका नाम है क्या? जिब्रेलिन। अरे सर ये क्या करता है? जिब्रेलिन क्या करता है भाई? तो जिब्रेलिन इज अनदर काइंड ऑफ ग्रोथ प्रमोटरी सब्सटेंस। और मजेदार बात है, आज हमारे पास देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट फंजाई और हायर प्लांट से 100 से ज्यादा जिब्रेलिन है। सबको GA1, GA2, GA3 ऐसे नाम दिया, लेकिन GA3 वॉज वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड और सबसे ज्यादा स्टडीड किया गया। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले डिस्कवर कौन हुआ? GA3। सबसे ज्यादा स्टडी किसकी हुई? GA3 की। सबके सब नाम है ना जिब्रेलिक एसिड, तो कैसे होंगे? बेस या एसिड? जल्दी बताओ। एसिड। तो ये सबके सब एसिड हैं। दे प्रोड्यूस ए वाइड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स इन द प्लांट। क्या करते हैं सर? जल्दी से बताओ। नंबर 1, पहला, ये कॉज करते हैं इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द एक्सेस। अब इसका फायदा क्या है? लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक। अंगूर के अगर जो स्टॉक है वो लंबा हो जाएगा तो उसमें ग्रेप्स के दाने बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना भाई, यील्ड बढ़ जाएगी। अरे वाह सर। दूसरा बात, इट कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इंप्रूव इट्स शेप। बढ़िया बढ़िया एप्पल इलोंगेट हो गए, शेप बढ़िया हो गया। क्या बात है भाई, पैदावार बढ़ गई। तीसरा, दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस। सेनेसेंस नहीं होगा, बहुत बढ़िया। तो फिर क्या हुआ? Thus the fruit can be left on the trees longer, so they extend the market period. मजा आ गया। अगर ये जल्दी से गिर जाए तो पता चला 1 महीने में ही पूरी फसल गई, और अगर एक्सटेंड 2-3 महीने तक आराम से खाते रहो, ठीक है ना। GA3 is used to speed up the malting process in brewing industry। चौथा पॉइंट हो गया, ब्रूइंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस को ये इंक्रीज कर देते हैं। आइए आगे बढ़े। 4 पॉइंट हो गए ना भाई। अब एक मजेदार बात, आप ये बताओ, शुगर केन में हम क्या खाते हैं? कहां से हमको शुगर मिलती है? उसके इंटरनोड से मिलती है बेटा। जितना बड़ा होगा वो उतना हमें फायदा होने वाला है। तो शुगर केन स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन देयर स्टेम। अगर हमने जिब्रेलिन स्प्रे कर दिया तो इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम। बड़े बड़े लंबे लंबे इंटरनोड हो जाएंगे, तो इन इंटरनोड के अंदर शुगर डिपॉजिट होगी तो यील्ड बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ सकती है? ये भाई 20 टन पर एकड़ तक बढ़ सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, स्प्रेइंग जुनाइल कॉनिफर विद GA3 हास्टन द मैच्योरिटी पीरियड। हाँ, मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा दिया तो इससे सर जल्दी मैच्योर हो जाएगा। हो जाने दो ना। अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाएगा। जल्दी मैच्योर हुआ तो जल्दी सीड प्रोड्यूस हो जाएगा, फायदा हो जाएगा हमको। अगला, इट ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग। सर ये बोल्टिंग क्या होती है? इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। फ्लावरिंग से पहले जो इंटरनोड है ना, इलोंगेट हो जाता है। एंड दैट्स वाई जो बीट है, कैबेज है, या जो भी रोजेट हैबिट के प्लांट है उनमें ये बोल्टिंग को इंड्यूस कर देता है। कौन? ज़ेफ्रानिन।
आइए साइटोकाइनिन में थे। साइटोकाइनिन मतलब एक ऐसा हार्मोन है जो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटोप्लाज्म का डिवीजन है ना। तो साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। काइनेटिन के फॉर्म में इसको डिस्कवर्ड किया गया एंड इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन ए प्यूरिन। आपको पता ही है जो प्यूरिन है, एडेनिन, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, तो ये उसका डेरिवेटिव है। एंड फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए, तो हेरिंग स्पर्म डीएनए से जब हेरिंग स्पर्म डीएनए को ऑटोक्लेव किया गया तो ये डिनेचर्ड हो गया और डिनेचर्ड होने से हमें काइनेटिन मिला। तो अभी बताओ काइनेटिन सिंथेटिक साइटोकाइनिन है या नेचुरल? ऑब्वियसली सिंथेटिक है क्योंकि डिजेनरेट होने के बाद बना हुआ है। तो काइनेटिन डज नॉट नेचुरली अकर इन प्लांट। Search for natural substance with cytokininal activity led to the isolation of G18 from corn kernel and coconut milk. The very important question. तो कॉर्न कर्नेल और कोकोनट मिल्क से जो हमको सब्सटेंस मिलता है उसे हम कहते हैं क्या? G18. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल साइटोकाइनिन है ये। Since the discovery of G18, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activity have been identified. जैसे बेंजिल एमिनोप्यूरिन BAP कई बार हम लोग बोल देते हैं, तो ये जो बेंजिल एमिनोप्यूरिन है ये भी एक साइटोकाइनिन है। तो डिफरेंट सब्सटेंस है, नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है। लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं तो जो नेचुरल की बात करें तो नेचुरल G18 है और सिंथेटिक की बात करें तो काइनेटिन है, ये डिस्कवर हुआ। नेचुरल साइटोकाइनिन जो हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अब जरा वो हम देखते हैं। तो देखिए नेचुरल साइटोकाइनिन जो हैं कहाँ सिंथेसाइज होंगे? तो जाहिर है जहाँ पर डिवीजन होना है, क्योंकि इनका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो आप जानते हो कहाँ होता है, डिवीजन में होता है। तो नेचुरल साइटोकाइनिन सिंथेसाइज इन दैट पार्ट ऑफ द सेल, सिंथेसाइज्ड इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर, जहां बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा पार्ट हो जाएगा? रूट एपिसेस हो जाएंगे, डेवलपिंग शूट बर्ड्स हो जाएंगी, यंग फ्रूट्स हो जाएंगे, जहां लगातार डिवीजन होना है, वहां पर हमको ये साइटोकाइनिन मिलता है या ज्यादा प्रोड्यूस होता है प्लांट के अंदर। क्या करता है? इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स बनाता है। और ना सिर्फ न्यू लीव्स, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी बनाता है ये, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। लैटरल शूट ग्रोथ, याद रखो आपने पढ़ा था पीछे एपिकल डोमिनेंस, जिसमें ऑक्सिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो एपिकल डोमिनेंस करता था। लेकिन साइटोकाइनिन क्या है? लैटरल रूट की ग्रोथ का, लैटरल शूट ग्रोथ करता है एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन करता है। तो एक्चुअली ये शूटिंग हार्मोन है। ऑक्सिन को रूटिंग हार्मोन बोला गया था और इसको शूटिंग हार्मोन बोला जाता है। साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। तो एक जो काउंटर पार्ट वाली बात हुई बेटा, इट इज द काउंटर पार्ट। ये क्या करता है? ये काउंटर पार्ट करता है किसका? ऑक्सिन का। तो इस प्रॉपर्टी के लिए, एपिकल डोमिनेंस के लिए जो ऑक्सिन है वो क्या करते हैं? एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। और जो साइटोकाइनिन है वो लैटरल बड की ग्रोथ को प्रमोट करता है। बिल्कुल अपोजिट काम है। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। तो जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लीफ के पास पहुंचेंगे तो जाहिर है कि वो सेनेसेंस नहीं होगा। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार इसे हम लोग रिचमंड लैंग इफेक्ट बोलते हैं, हालांकि अब नहीं आना चाहिए इस तरह से क्वेश्चन। तो रिचमंड लैंग इफेक्ट भी इसी को बोला जाता है, डिले इन सेनेसेंस को रिचमंड लैंग इफेक्ट। आइए अगले पीजीआर की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो पीजीआर है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीजीआर, जिसका नाम है इथाइलिन। आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, अकेला ऐसा हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। तो इथाइलिन की सबसे खास बात है कि ये बनेगा कहाँ? जाहिर है जहाँ पर सेनेसेंस होना होगा वहाँ बनेगा ये। तो देखिए इथाइलिन इज सिंपल गैसियस पीजीआर, पहली बात हो गई। दूसरा, सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स। दो जगह, या तो सेनेसेंस वाले पार्ट में बन रहा है और या उस पार्ट में बनेगा जहां पर फ्रूट की रैपनिंग होनी है, क्योंकि रैपनिंग को ये प्रमोट करता है। इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट्स इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। कई बार लोग इसको ट्रिपल रेस्पॉन्स बोल देते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, स्वेलिंग होती है एक्सेस की और एपिकल हुक फॉर्मेशन बनता है।
इथाइलिन प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। ध्यान रखिएगा, अभी एब्सिशन के लिए एक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड जो एब्सिशन करता है, लेकिन इथाइलिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इथाइलिन क्या करता है, सेनेसेंस और एब्सिशन करवाता है। कौन से पार्ट का, लीव्स का और फ्लावर्स का। इसके अलावा हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन ही बोलते हैं हम इथाइलिन को, क्योंकि ये राइपनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इसके अलावा इट एनहेंसेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, एंड इस इंक्रीज को कहा जाता है रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। तो रेस्पिरेटरी क्लाइमैटिक, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछा गया पॉइंट है। तो रेस्पिरेटरी क्लाइमैटिक क्या होता है, जब फ्रूट का जब मैच्योरेशन होता है या जब राइपनिंग होती है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, उसी को हम रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं। आइए अब इसके अलावा इसके कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज पर जरा नजर डालें, क्योंकि ये ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी भी करता है। कौन कौन सी ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी करता है, तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि इथाइलिन जो है ये दोनों तरह का हार्मोन है। दोनों तरह का हार्मोन मतलब ग्रोथ इनिबिटरी भी है और ग्रोथ प्रमोटरी भी है, दोनों काम करता है। बट प्रमोशन भी करता है और इनिबिशन भी करता है। तो ऊपर अभी आपने देखा इसकी सेनेसेंस जैसी प्रॉपर्टी को, अब यहां कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, अब ध्यान दीजिए। इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी, यानी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, तीनों ही काम ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं जो ये करता है। इसके अलावा इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इलोंगेशन, इंटरनोड एंड पीटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, जिब्रेलिन जैसा काम है। होता क्या है कि ये जो लीव्स हैं, ये जो पानी के अंदर रहती हैं, तो वो डिजेनरेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि राइस प्लांट में जो राइस फील्ड होता है वहाँ वाटर भरा होता है। तो जब इलोंगेशन हो जाएगा तो इट रिमेन एबव वाटर और इससे आसानी से बची रहेंगे। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर रूट ग्रोथ बनेगा तो क्या होगा, सरफेस रूट ग्रोथ बढ़ेगी, रूट हेयर बनेंगे। तो रूट हेयर बनने का फंक्शन क्या है, सिंपल सा एक ही फंक्शन है कि इससे लगातार जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और इथाइलिन इज ऑल्सो यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट सेड इन पाइनएप्पल। फ्लावरिंग में तो ऑक्सिन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था पाइनएप्पल के, लेकिन ये सिंक्रोनाइजेशन भी करता है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक साथ ही सारे ग्रो करें, ये बहुत अच्छी बात है। इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, सिंस इथाइलिन रेगुलेट्स सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। याद रखिएगा ऑक्सिन के बारे में भी आपने पढ़ा था कि वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों में यूज होता है, लेकिन यहां मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। क्लियर। आइए अब जो इथाइलिन है, हमें अगर आर्टिफिशियली यूज करना है तो जाहिर है गैस तो नहीं यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, तो कोई केमिकल हम लेते हैं और वो केमिकल इस तरह से काम करता है कि हमें इथाइलिन प्रॉपरली मिल जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड जो है एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन वो है इथेफॉन। सीधे पूछा गया क्वेश्चन है। क्या करते हैं इसको, ये एक्वस सॉल्यूशन में रीडली एब्जॉर्ब होता है, बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन इट रिलीजेस इथाइलिन स्लोली। तो जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं बहुत तेजी से प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वहां से फिर ये धीरे धीरे इथाइलिन रिलीज करता है, फास्ट नहीं, धीरे धीरे इथाइलिन को रिलीज करता है। इट इंक्रीजेज राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल्स, जो भी स्टोर्ड फ्रूट हैं उनकी राइपनिंग को बढ़ाता है। एक्सेलरेट एब्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। थिनिंग का मतलब ये होता है कि जो एक्स्ट्रा फ्लावर हैं, फ्रूट हैं, वो गिर जाते हैं, तो जो रहेंगे वो प्रॉपर डेवलप होंगे। तो थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट में इसका यूज किया जाता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का, सीधे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन कोकुम्बर्स एंड दैट्स वाई इंक्रीजेज द यील्ड। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये बताओ भाई, फीमेल फ्लावर को अगर ये प्रमोट करता है तो यील्ड कैसे बढ़ जाती है,
तो सीधी सी बात है, कुकुम्बर में हम जो खाते हैं वो फ्रूट होता है, और फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से बनता है। ओवरी मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है? फीमेल पार्ट है। तो जब ये फीमेल फ्लावर को प्रमोट करेगा तभी तो यील्ड बढ़ेगी। क्लियर? तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी हार्मोन आता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या खास बात है इस हार्मोन की? नाम से ही क्लियर है, आपने देखा था डोर्मिन, एब्सिशन और इनहिबिटर, 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स की डिस्कवरी हुई और बाद में हमें पता चला कि ये तीनों केमिकली सिमिलर हैं। तो एबीए जो है, एबीए जब डिस्कवर किया गया, डिस्कवर फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन, इसलिए नाम पड़ा एब्सिसिक एसिड एंड डोर्मेंसी। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं। ये एब्सिशन को प्रमोट करता है, ये डोर्मेंसी को प्रमोट करता है। आप सोच रहे होंगे सब डोर्मेंसी से सर कोई फायदा है क्या? बिल्कुल डोर्मेंसी से फायदा है। क्यों? क्योंकि जब कोई सीड डोर्मेंट हो जाता है तो उसको ग्रोथ का प्रॉपर टाइम मिल जाता है। अगर उसका एम्ब्रियो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ है या वहां कोई इनहिबिटरी केमिकल हैं तो वो जब तक खत्म नहीं होते तब तक वो डोर्मेंट स्टेज में रहता है। लाइक अदर पीजीआर, इट ऑल्सो हैज अ वाइड रेंज इफेक्ट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट एक्ट्स एट जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ध्यान दीजिएगा, बाकी ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन जनरल प्लांट ग्रोथ प्रमोटर थे, इथाइलिन दोनों था, और एबीए इनहिबिटर है। एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को भी रोकता है। एबीए इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन को ब्लॉक कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एबीए स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो जब भी बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, तो एबीए रिलीज होता है और वो क्या करता है? स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। यस, तो स्टोमेटल क्लोजर में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस कंडीशन से प्लांट को बचाने का काम करता है, दैट्स व्हाई दिस हार्मोन इज टर्म्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। एबीए इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। आपको पता है जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है एंड दैट्स व्हाई इसको हम एंटी जीए हार्मोन भी बोल सकते हैं। वैसे तो ये सबका एंटी होता है, जितने भी ग्रोथ प्रमोटरी हैं सबका होता है, लेकिन एंटी जिब्रेलिक एसिड हम इसको बोलते हैं। एबीए प्लेज इंपॉर्टेंट रोल किसमें? डेवलपमेंट में। प्रॉपर टाइम मिलता है सीड डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन और डोर्मेंसी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोर्मेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल बाई इंड्यूसिंग डोर्मेंसी। भाई डोर्मेंसी से फायदा क्या हो? अगर बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है और सीड जर्मिनेट हो गया तो सर्वाइव कैसे करेगा? मर जाएगा वो, इसलिए डोर्मेंट हो जाता है। तो एबीए हेल्प सीड विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ एंड इन मोस्ट सिचुएशन एबीए एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। अभी मैंने बताया आपको एंटी जिब्रेलिक एसिड हार्मोन हम लोग बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंडीशन में ये जिब्रेलिन का अगेंस्ट में काम करता है। अब जब इसे समराइज करते हैं तो डिफरेंट जो प्लांट की स्टेजेस हैं, डिफरेंशिएशन है, डेवलपमेंट है, वहाँ एक पीजीआर काम करता है, एक से ज़्यादा काम करता है, और इनके जो रोल्स हैं मे बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक। जैसे अभी मैंने बताया जर्मिनेशन के लिए एबीए और जिब्रेलिक एसिड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं। एपिकल डोमिनेंस या लैटरल ग्रोथ के लिए, लैटरल बॉडी की ग्रोथ के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एक दूसरे के अपोज में काम करते हैं। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग है, उसमें ऑक्सिन और इथाइलिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या सिनर्जिस्टिक। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं या सिनर्जिस्टिक होते हैं, दोनों तरह से काम करते हैं। तो कई सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें ये जो हार्मोन है बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एक दूसरे के साथ या एक दूसरे से एंटागोनिस्ट तरीके से काम करते हैं ताकि प्रॉपर रेगुलेशन हो सके। अब पीजीआर इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। आपने पढ़ा था इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर, दो तरह के रेगुलेशन होते हैं।
इंटरसेलुलर में पीजीआर काम करता है और इंट्रासेलुलर में जीन्स काम करते हैं। तो along with genomic control and extrinsic factor they play an important role in plant growth and development. एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आपने पढ़ा था टेम्परेचर होगा और जो वाटर है क्लाइमेटिक कंडीशन वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैनी ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय पीजीआर। अब तो कोर्स में नहीं है, जैसे फोटोट्रोपिज्म, लाइट का इफेक्ट होता था फ्लावरिंग पर, वर्नेलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग। तो जो टेम्परेचर है वो वर्नेलाइजेशन से रेगुलेट करता था, जो लाइट है वो फोटोपीरियोडिज्म से रेगुलेट करती है। तो इस प्रोसेस को वर्नेलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट एक्सेट्रा इस तरह से काम करते हैं। तो अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि अब आपके कोर्स में नहीं है, ये जो लास्ट लाइन एनसीईआरटी ने लिख दी है वो कोर्स में नहीं है। तो हमें फ्लावरिंग के लिए जो फोटोपीरियोडिज्म है समझना चाहे तो फोटोपीरियोडिज्म लाइट का इंडक्शन होता है, लीफ इसका स्टिमुलस लेती है और फ्लोरिजन बनाती है, और ये जो फ्लोरिजन हार्मोन है वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। वर्नेलाइजेशन के लिए वर्नेलिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देने पर, और उससे वर्नेलाइजेशन होता है। क्लियर? तो दीज आर द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपको 2 to 3 क्वेश्चन मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो ओके, ऑल द बेस्ट।